हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट के साथ साथ जो है हम आज एग्रीकल्चर टॉपिक भी देखेंगे। तो दो टॉपिक जो है आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोनों एग्ज़ाम में पूछे आते हैं कई बार। सो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर जो है हमारे चेक कर लिए हैं सारे। प्लेलिस्ट जो है मैंने पूरी जो है बना दी है। तो अगर आपको लेक्चर देखने में दिक्कत है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है एक्सेल शीट में भी जो है यहाँ पे इन सभी का लिंक जो है मैंने प्रोवाइड करवा दिया है प्रीवियस लेक्चर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले फॉरेस्ट स्टार्ट करेंगे। फॉरेस्ट में क्या पढ़ना होता है हमें? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट जो है भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। नाम से पता चलता है कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट होंगे ये मेनली इट विल बी नियर बाय द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के पास आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी ट्रॉपिकल एरिया में, और एवरग्रीन होंगे फॉरेस्ट ये। ठीक है, सो एनुअल रेनफॉल जहाँ से आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक जो है देखने को मिलेगी, वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एनुअल टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रीज की हाइट जो होती है 60 मीटर और या फिर उससे बड़े, तो काफ़ी लंबी जो है ये पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब मेन चीज़ ये है कि कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो याद रखो, वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्टर्न स्लोप है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया भी है डायग्राम के थ्रू कि इंडिया का मैप नीचे से ऐसे है, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं और इस तरफ जो है आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ पर मान लो ये वेस्टर्न घाट्स है, तो इसका ये वाला पार्ट जो है ये ईस्टर्न साइड में आ गया और ये जो है ये वेस्टर्न साइड में आ गया। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो वेस्ट साइड में पाए जाते हैं, यानी कि इस वाली साइड में पाए जाएंगे। आपको इस तरफ देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में जो है अलग फॉरेस्ट पाए जाएंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे, राइट। सो और कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडोमान निकोबार आइलैंड्स में ये पाए जाते हैं, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल हिल्स जो हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ के जो हिल्स हैं वहाँ पे ये फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आता है रोजवुड, महोगनी और इबोनी। तो ये जो है एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। नेक्स्ट जो है हमारा ये है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। देखिए, डेसीडियस फॉरेस्ट जब भी दिख जाए तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा है भारत के अंदर। भारत के अंदर जो जितना भी एरिया है वहाँ मैक्सिमम एरिया में जो फॉरेस्ट फैले हैं वो है ट्रॉपिकल डेसीडियस इन नेचर। डेसीडियस मतलब ये जो पौधे हैं, ये पेड़ हैं, ये पतझड़ होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इनके पत्ते जो हैं यहाँ पे झड़ते हैं जब विंड्स वगैरह चलती हैं, या फिर कुछ समय बाद जो है नए पत्ते आते हैं। तो ये जो है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं। इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 70 से 200 सेंटीमीटर तक जो है यहाँ पे इसकी एनुअल रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करें तो उसमें जो है 200 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए रेनफॉल। ओके, अब आगे फर्दर ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट जो है दो पार्ट में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर वो मॉइस्ट है यानी कि वेट है, पानी का कंटेंट ज़्यादा है, तो उसको मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट बोल दिया जाता है। अगर वाटर का कंटेंट कम है तब ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट बोला जाता है। तो मॉइस्ट में क्या होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होगी, और इसमें ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट में 70 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होगी। ये मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट जो है ये नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। अब देखो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उनकी जो हिल्स हैं वहाँ पे आपके जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है वो भी पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसीडियस भी पाए जाते हैं। इंडिया के हर एक इलाके में अलग अलग जगह पे आपको जो है अलग अलग पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये जो पौधे पाए जाते हैं ये थोर्नी फॉरेस्ट होते हैं। थोर्नी बुशेस मतलब कांटेदार होते हैं। ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं ये कांटेदार होते हैं, राइट। एंड ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो ईस्टर्न स्लोप थी वेस्टर्न घाट्स की, हमने वेस्टर्न स्लोप डिस्कस किया था। वेस्ट स्लोप में जो है आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, और जो ईस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट्स की वहाँ पे जो है डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं। वो भी कौन से वाले? मॉइस्ट वाले, राइट। और ये जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट।
एग्जाम्पल जरूर पता है होने चाहिए, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे आते हैं। तो टीक हो गया, शीशाम, महुआ, कुसुम, सैंडलवुड, ये आप इतना सा याद रख लो कि डेसीडियस में कौन आता है। मॉइस्ट और ड्राई नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन डेसीडियस में कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं याद रखना। साथ साथ खैर है, एक्सेलवुड। तो ये सारे एग्जाम्पल है डेसीडियस फॉरेस्ट के। टीक हो गया, शीशाम, महुआ, कुसुम, सैंडलवुड, खैर और एक्सेलवुड। ठीक है, तो ऊपर हमने देखा था रोजवुड जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आती है, और सैंडलवुड जो है ये आपकी ट्रॉपिकल डेसीडियस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, राइट। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो इसमें रेनफॉल जो है 50 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। सेमी एरिड एरियाज में होते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जैसे राजस्थान के नियर बाय एरिया, पंजाब का, हरियाणा का, गुजरात, मध्य प्रदेश वाला एरिया। ठीक है, और इसके जो पौधे होते हैं, पेदे नहीं पौधे होते हैं, लीफलेस होते हैं, मतलब उसमें जो है आपको लीफ देखने को नहीं मिलेंगे, पत्ते देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। तो श्रब्स होते हैं ये, आप देखेंगे राजस्थान वाले एरिया में जो है सिर्फ आपको जो है जो बूटियां हम बोलते हैं, ठीक है, सो वो जो है आपको देखने को मिलेंगी। ग्रास और श्रब्स में जो है ये इनकी अलग अलग वैरायटी में डिवाइड होते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट तो कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, रेनफॉल कम होती है, सेमी एरिड एरियाज में। बबूल हो गया, बैर हो गया, खैर हो गया, नीम हो गया, ये सारे पौधे जो है यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो एटलीस्ट आपको बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन जो याद रखनी है दैट इज एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो है एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कौन कौन सा पौधा जो है किस में आता है। बबूल, खैर हो गया, ठीक है, बैर हो गया और नीम हो गया, ये आपका आप ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में आता है। ठीक है, कांटेदार होते हैं ये भी। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करेंगे। माउंटेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे बात हो रही है माउंटेन्स की। माउंटेन का मतलब माउंटेन्स, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है अगर हम देखें तो माउंटेन जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है माउंटेन्स पे, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है ना। इसलिए हम देखते हैं हाईली एरियाज में जो है, हिली एरियाज में वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जैसे नैनीताल है, ठीक है, जो भी हाई एल्टीट्यूड पे शिमला है, वहाँ पे सर्दी रहती है। सो इस वजह से जो है क्या है, नेचुरल वेजिटेशन में काफ़ी चेंजेस आते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर आप ऊपर चलते चाहेंगे तो वेजिटेशन जो है चेंज होती रहेगी। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में अलग जो है आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। टुंड्रा वेजिटेशन जो बर्फीले एरियाज रहते हैं वहाँ पे टुंड्रा जो है वेजिटेशन पाई जाती है, तो वहाँ पे आपको अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देंगे, जैसे कि कॉनिकल शेप में, ज़्यादातर इस तरह के शेप में होंगे। वेजिटेशन जो है इसी तरह से जो है आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर जाएंगे। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो दो पार्ट में ये भी डिवाइड है, एक तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट है, एक सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट है। नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में क्या आता है, ये आपके जो हिमालयाज हैं वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे होंगे वो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, जैसे पाइन फॉरेस्ट हो गया, चीर हो गया, देवदार। तो एग्जाम्पल मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एग्जाम्पल याद रखना है आपको। पाइन फॉरेस्ट, पाइन ट्री, चीर के पेड़ जो है, चील के पेड़ आप नॉर्मली हिमाचल में काफ़ी देखते हैं, ठीक है। देवदार के भी पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ये पेड़ जो हैं आपके नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, राइट। और इसकी जो पत्ते होते हैं ये काफ़ी ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, विंध्यान रेंज जो है उसमें पाए जाते हैं, साथ ही साथ नीलगिरी हिल्स जो है साउथ में। तो ये सदर्न पार्ट में पाए जाते हैं इंडिया के, ठीक है। तो ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है आपके जो कोस्टल एरियाज है दोस्तों वहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज कैसे हुए? जैसे जहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के जो कोस्ट पानी के साथ जो स्टेट्स लगती हैं ना वहाँ पे पाए जाते हैं, जो पानी के साथ एरिया हुआ बेसिकली वहाँ पे। जैसे सुंदरबन है, एक डेल्टा है, ठीक है। तो डेल्टा जो बनाते हैं वहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे वो साल्ट टॉलरेंट स्पीसीज होंगे, मतलब साल्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन उसको अगर नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे सॉल्ट ज़्यादा होगा तो पेड़ पौधे उगते नहीं हैं अच्छी तरह, लेकिन वो टॉलरेंट रहते हैं क्योंकि हैबिचुअल है, स्टार्टिंग में ही वैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा महानदी गोदावरी कृष्णा डेल्टास बनाती हैं, तो यहाँ पे भी जो है आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। देखो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते क्या हैं, आप सिंपल सी बात है, इतना याद रखो, जो पानी में उगते हैं, ठीक है, जैसे पानी है, मान लो ये पानी है, तो इसमें जो उगते हैं वो आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा को पूरा पौधा जो है पानी में डूबा हुआ है, तो कुछ एरिया जो होगा नीचे नीचे का उसका पानी में डूबा होगा और बाकी का जो एरिया जो है ऊपर निकला होगा, तो उसको मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। यानी कि पानी में जो उगते हैं वो आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट रहते हैं, कोस्टल एरियाज में जो पाए जाते हैं। बढ़िया। श्रब ट्रीज होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन। फॉरेस्ट का क्वेश्चन टाइप्स जो हैं बस इतना सा याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। अब बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, भारत के फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें एरियल फोटोग्राफ्स की, तो एरियल फोटोग्राफ्स की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 24.56% अकॉर्डिंग टू 2019 रिपोर्ट। लेकिन ये डेटा आप याद ना भी रखे चलेगा, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है, 1-2 साल बाद जो है ये डेटा अपडेट होता रहता है। लेकिन कोरोना के कारण जो है उसके बाद जो है कोई सेंसस वगैरह या फिर इसका जो रहता है, रिपोर्ट रहती है, वो नई जारी नहीं हुई है, तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, 24% जो है समथिंग हमारा फॉरेस्ट एरिया कवर है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिया वाइज जो है किस स्टेट का फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, याद रखना, ठीक है। फॉरेस्ट कवर किसका ज़्यादा है, मध्य प्रदेश का जो है फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज पूछता है तो है मिजोरम, ठीक है। एरिया का परसेंटेज, यानी परसेंटेज मीन्स आपका अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की बात हो रही है, ठीक है, तो या फिर 1 किलोमीटर स्क्वायर पर एरिया की बात हो रही है, तो वहाँ पे कितने पेड़ पौधे हैं उसकी डेंसिटी अगर हम बोलें, तो डेंसिटी के अनुसार जो है मिजोरम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा 85.41%। तो दोनों का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। एरिया वाइज जब बात होगी तो मैक्सिमम एरिया जो कवर करता है वो मध्य प्रदेश करता है, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से जो है मैक्सिमम एरिया जो है यहाँ पे मिजोरम कवर करता है, राइट, 85.41%, ठीक है। अब एक पॉलिसी आई थी फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 के अंदर, जिसमें क्या बोला गया है कि हमारा एटलीस्ट भारत का जो एरिया है, इंडिया का एरिया है, वो हमारा एटलीस्ट 33% उसमें फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अभी अभी हम क्या देखा ऊपर, हमारा है 24 पॉइंट समथिंग, ठीक है, हमारा क्या है 24.56% जो है फॉरेस्ट कवर है रिसेंटली। लेकिन होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। सो ये है, ठीक है। अभी हम जो है फॉरेस्ट देख रहे थे, फॉरेस्ट अभी टॉपिक अभी खत्म हुआ है, ठीक है। अभी हम एग्रीकल्चर को स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक जो है एग्रीकल्चर। तो फॉरेस्ट के बारे में जितना कुछ जानना था वो हमने देख लिया, अभी हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग किस प्रकार की हमारे इंडिया में अलग अलग प्लेसेस में किस तरह की फार्मिंग की जाती है वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो सबसे पहले आता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये किस प्रकार का एग्रीकल्चर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये एक ज़मीन है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हैं, ये ट्राइबल पीपल, मेनली ये ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे किया जाता है। तो ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, इन पेड़ पौधों को जला देते हैं, उस लैंड को खाली किया जाता है, फिर बाद में जो है वहाँ पे नई चीज़ें उगाई जाती हैं। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। पीस ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, पीस ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है मेनली बाय बर्निंग ट्रीज, राइट। असम हो गया, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मैक्सिममली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा, झारखंड, ये सारी स्टेट्स है जहाँ पे मेनली ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये तो थोड़ा ओवरव्यू। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है अलग अलग स्टेट्स में किस नाम से जाना जाता है। तो असम में इसको झूम के नाम से हम बोलते हैं, झूम, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम जो है असम के अंदर क्या है, झूम है। केरला में क्या है, केरला में इसको बोलते हैं पोनम, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बोलते हैं पोडू। तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है। झूम जो है असम में है, पोनम केरला में है, पोडू
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में इसको बोलते हैं पेंडा, बीरा, बेवार या फिर माशन। ठीक है, ज़्यादातर पेंडा और बेवार जो है ये आता है, राइट। सो ये अलग अलग नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव की बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो मेन मुखिया होता है ना ज़मीन का, जो कल्टीवेटर होता है, वो लेबर लगाता है उस लैंड को जो करने के लिए, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। तो वो लार्ज लेबर को यूज़ करता है, लेकिन एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन लेबर जो है काफ़ी भरपूर मात्रा में वहाँ पे पाई जाती है। तो लेबर काफ़ी ज़्यादा होती है, एरिया कम होता है, वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन एरिया कम है, वहाँ पे कौन सी एग्रीकल्चर होगा परफॉर्म? इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा, जहाँ पे मशीनरी का यूज़ जो है नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव में क्या होता है, बस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लेबर लिमिटेड होगी, एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब लेबर कम है, एरिया ज़्यादा है, तब जो है हम यहाँ पे क्या मशीनरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। और इंटेंसिव में, एक्सटेंसिव में क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी, यानी कि लेबर जो है वो कम होगी और एरिया ज़्यादा होगा, तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ पे बोला जाता है, होता है। ठीक है, दोनों में अंडरस्टैंड जो है समझ होनी चाहिए। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या है, एक्सटेंसिव, बहुत सिंपल सी बात है, एरिया और लेबर के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अगर एरिया स्मॉल है, लेबर ज़्यादा है, वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा, और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ पे होगा जहाँ पे पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम है लेकिन लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होगा और वहाँ पे हम मशीन्स का भी यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या होती है दोस्तों सबसिस्टेंस फार्मिंग? सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है हमारे मैक्सिमम इंडिया के पार्ट्स में की जाती है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द फार्मर प्रैक्टिस इट। तो मेजोरिटी ऑफ फार्मर जो फार्मिंग का यूज़ करते हैं वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, याद रखना अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम एरियाज में भारत में। फार्मिंग फॉर देयर कंजप्शन, देखो अपनी कंजप्शन के लिए ही जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। अपने घर की जो है, अगर हम चाहें कि अपने अपने घर के लिए जो है अनाज उगाएं, उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें हम जो है इसको मार्केट में जो है अगर सरप्लस हो जाए तो मार्केट में हम नहीं बेचेंगे, मतलब हम उतना ही उगाएंगे जितना हम हमारे कंजप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने के लिए ही हम उगाएंगे, मार्केट में सेलिंग के लिए जो है इसको नहीं उगाया जाता। इसको सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इसको ग्रो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली मॉडर्न इक्विपमेंट्स का क्यों इस्तेमाल करेंगे, इतना ज़्यादा खर्चा क्यों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स का भी हमारा यूज़ नहीं होता। तो नॉर्मल जो है हम खुद ही खेती बाड़ी करके जो है यहाँ पे अपनी फसल को उगाते हैं। आप हिमाचल में भी देखेंगे काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं अपने लिए ही जो है हम जो है यहाँ पे खेती करते हैं। तो ये जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है, राइट। अगला देखो कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। कमर्शियल फार्मिंग नाम से पता चल रहा है कि कमर्शियली इसको हम ट्रेड के लिए यूज़ में लाएंगे, इसको सेल करेंगे मार्केट के अंदर। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के। अब यहाँ पे हमें इरिगेशन प्रॉपर चाहिए होता है, पानी की सिंचाई प्रॉपर चाहिए, और केमिकल फर्टिलाइजर जो है हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमने मार्केट में बेचना है तो हमें ये यूज़ करने पड़ेंगे। पेस्टिसाइड चाहिए होंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स चाहिए दोस्तों, अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो हमें चाहिए होंगे, क्योंकि हमने इसको मार्केट में भेजना है। और मार्केट में आप देखते हो जो पैक्ड चीज़ें होती हैं पैकेट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो दलिया वगैरह लेते हो तो उसकी भी अलग अलग क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी जो है ज़्यादा बिकती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग की जाती है जहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। और हमारी जो कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं दोस्तों, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, प्लस राइस हो गया। तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है भारत के अंदर। तो ये कमर्शियल क्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, कॉटन, जूट, शुगर केन, राइस। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल क्रॉप। तो इनमें से जो है चार में से एक ऑप्शन जरूर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग। पहली जो हमने 5 पढ़ी ये इंपॉर्टेंट थी, बाकी प्लांटेशन फार्मिंग देख लेते हैं इसको क्या होता है। प्लांटेशन फार्मिंग वो होती है दोस्तों, बस इतना याद रखना है कि जहाँ पे हम सिंगल कैश क्रॉप के बारे में जो है उसको उगाते हैं। ठीक है, तो सेल के लिए हम उगाते हैं लेकिन हम एक ही कैश क्रॉप को उगाते हैं। जैसे कि आपके जो कॉफ़ी, टी, पालमपुर में आप देखेंगे तो पालमपुर में क्या है, वो लार्ज सा एरिया है, वहाँ पे
क्या है, सिर्फ टी गार्डन आपको देखने को मिलता है। एक ऐसी लैंड जिसमें आप एक ही प्रकार की फसल उगा रहे हैं बेचने के लिए, वो आपकी प्लांटेशन फार्मिंग होती है। ठीक है, जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, रबर हो गया, बनाना हो गया, तो ये जो है आपकी कैसी हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। प्लांटेशन फार्मिंग जो है आप उसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, हम क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, फसल उगाते हैं, साथ ही साथ हम अपने एनिमल्स को भी चारा के लिए जो है उसको उगाते हैं। ठीक है, चारे के लिए वो चीज़ करते हैं, चारे के लिए जो है हम जो है ग्रास वगैरह जो उगाते हैं वो हो गया, प्लस साथ में हमने कुछ जो है कुछ अपने लिए जैसे वीट को उगा दिया या राइस को उगा दिया। ठीक है, तो वो क्या होगी, मिक्स्ड फार्मिंग हो गई। अपने खाने के लिए, कंजप्शन के लिए क्रॉप्स को तैयार करना, और साथ ही साथ जो है अपने एनिमल्स के रेयरिंग के लिए जो है हम जो उगाते हैं वो साथ ही साथ अगर हम करें उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, सो ये था आज का हमारा टॉपिक, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर। दो टॉपिक हमने आज कवर कर लिए। इससे ज़्यादा बाहर से कुछ आता नहीं है, जितना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए उतना मैंने बता दिया है। बाकी 2-3 दिन जो है हम और क्लासेस लेंगे, फिर जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं, क्योंकि मेरा भी जो है गाइज टाइपिंग एग्ज़ाम होगा 939 के लिए विद इन नेक्स्ट 7 डेज़, तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है। हालांकि टाइपिंग मेरी अच्छी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जो है ज़रूरत है, तो उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। फिर अगर वो मेरा जो है हो जाता है, उसके बाद जो है फिर से जो है मैं क्लासेस को कुछ आपकी हेल्प के लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगा, या फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा, या फिर यूट्यूब पे चलेंगे, या फिर यहाँ पे। ठीक है, सो मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा पॉलिटी का होने वाला है। बाय बाय।